हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एडिटोरियल पेज पर वीमेन को लेकर के कुछ डाटा आए हैं। ये जो डाटा है हमारे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कल भी जुडिशरी को लेकर के द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आए थे और वो डाटा भी आपको याद में रहने चाहिए। इस डाटा का, इन तरीके के डाटा का जो यूज आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में करते हो तो आपके जो आंसर्स हैं वो सबसे डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट होने की वजह से ही आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन जो नंबर्स हैं वो सबसे अलग मिल पाएंगे। इस आर्टिकल में बताया गया है कि लेजिस्लेचर में वीमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, इसको लेकर के पूरे वर्ल्ड से इंडिया का कंपैरिजन किया गया है। आर्टिकल की शुरुआत आइसलैंड, जो एक यूरोपियन कंट्री है, वहां से की गई है। वहां पर अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और वहां की पार्लियामेंट में 63 सीट्स हैं, जिसमें से 33 जो सीट्स हैं वे वीमेन ने गेन की है। मतलब 52% वहां पर वीमेन के पास में सीट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पर वीमेन को लेकर के कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में बार बार ये मांग की जाती है कि वीमेन को रिजर्वेशन दिया जाए, 1/3 वीमेन को रिजर्वेशन दिया जाए, तो बिना रिजर्वेशन के भी सीट आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ वीमेन को एम्पावर्ड करने की जरूरत है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा चल रही है उसमें 14% से भी कम विमेन का पार्टिसिपेशन है। और स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में तो जो विमेन का पार्टिसिपेशन है उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा पुअर है। कोई भी लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का कोई भी जो स्टेट है वो 14% का जो डाटा है उसको टच नहीं कर पाया है। मींस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो 14% से कम है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड से हम कंपैरिजन करें तो रवांडा जो कंट्री है वहाँ पर 61% वीमेन लेजिस्लेटर्स हैं और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन है वो वीमेन पार्लियामेंटियंस ग्लोबली। इंडिया में लोकसभा की बात करें 543 वहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिसमें से 78 जो मेंबर्स हैं वो वीमेन हैं। ओके, और अगर 31st स्टेट और यूटी हमारे इंडिया में है प्रेजेंट टाइम में, जिनमें अगर कंपैरिजन करें तो 24 स्टेट ऐसे हैं जिसमें से 2012 से और 2021 के बीच में जो वीमेन एवरेज है, वीमेन एमएलए का जो एवरेज है वो 10% से भी कम है। मतलब एवरेज बताया गया है, किसी स्टेट में 10% से ज़्यादा होगा, किसी स्टेट में 10% से कम होगा। यहाँ पर इंडिया का प्लेस बता रखा है, कंपैरिजन कर रखा है सभी कंट्रीज़ के साथ में। तो यूरोपियन कंट्रीज़, 52 यूरोपियन कंट्रीज़ का जब एनालिसिस किया गया तो 24 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर विमेन का जो पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में वो 1/3, मतलब टोटल स्ट्रेंथ वहां की जितनी है उससे 1/3 से ज़्यादा विमेन का पार्टिसिपेशन है। हमारे इंडिया का यहाँ पर ग्राफ दे रखा है और इंडिया में 1952 से 2019 तक का डाटा दे रखा है और ग्राफ के थ्रू समझा रखा है कि पहले वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, लेकिन लास्ट 1-2 डेकेड से अगर हम बात करें तो वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 1952 से 2019 तक अब तक 661 वीमेन लोकसभा में इलेक्ट हुई हैं। यहाँ पर हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी डाटा दे रखे हैं सभी स्टेट्स के बारे में। 1992 से 2019 तक 2021 तक जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें विमेन का कितना पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर शो कर रखा है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें हर स्टेट में विमेन कम से कम चाहे एक ही इलेक्टेड हो, लेकिन हर स्टेट में कोई ना कोई इलेक्टेड है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड में 2012 से 2021 के बीच में हालांकि वहाँ पर जो वीमेन हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन भी किया इलेक्शन में, लेकिन कोई भी वीमेन वहाँ पर इलेक्ट नहीं हो पाई है। यहाँ देखिए 0, 0 एंड 0। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज से है। फ्रंट पेज पर फर्स्ट जो आर्टिकल है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स जो हैं फार्म लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 फार्म लॉज बनाए गए थे, उसी को लेकर के लॉन्ग टाइम से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया और उसी को लेकर के उन्होंने ट्रैफिक को बहुत सारे स्टेट्स में रोकने का प्रयास किया। देखो, जो फार्मर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, 3 फार्म लॉज बनाए गए। जो फार्मर्स हैं उनको लगता है कि फार्मर्स जो फार्म लैंड है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो अपना एक तरीके से अधिकार विकसित करना चाहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से बोलती है कि हम चाहते हैं कि जो भी फार्म से जो प्रोडक्शन आए उस प्रोडक्शन को कुछ अलग लेवल पर जब प्रोसीजर्स के तहत आप उसको बनाओगे तो जो वैल्यू
प्रेजेंट टाइम में जो ग्रेन प्रोडक्शन में आपको वैल्यू दी जा रही है उससे ज़्यादा आपको वैल्यू उससे मिलेगी। मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया था कि फार्मर्स की इनकम को हमें डबल करना है, उस टारगेट को हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो इसको लेकर के जो भी कन्फ्यूजन है उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि फार्म लॉज को लेकर के जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म से चल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेस्ट बंगाल में एक सीट है भवानीपुर, वहाँ पर कैंपेन चल रहा था। 29 सितंबर को वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और उसी को लेकर के वहाँ पर क्लैश हो गया। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में क्लैश देखने को मिला। यहाँ पर जो ये इलेक्शन हो रहा है ना, वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। अब आपको लग रहा होगा कि वो तो सीएम है, फिर वो दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन क्यों लड़ रही है। देखो, जो ममता बनर्जी हैं वो भले ही सीएम हैं, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं है। वो जिस सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था वहाँ से वो हार गई थी और इसी के लिए बाईपोल इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से जीत रही हैं। यहाँ से मतलब वो इलेक्शन लड़ रही हैं। हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत हम ये कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन उसको आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट का मेंबर, इलेक्टेड मेंबर बनाना होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ डाटा पब्लिश हुए हैं और ये जो डाटा हैं वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के नंबर्स हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 2013-14 को हम बेस ईयर मानते हैं और उससे अगर कंपैरिजन करें तो एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं ओवरऑल अगर हम बात करें तो 29% तक इंक्रीज हुए हैं। मतलब जॉब जो हैं वो इंक्रीज हुई है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, जैसे कि अगर आप बात करोगे ट्रेड वाला जो सेक्टर है, इसके अलावा अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट वाला जो सेक्टर है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन देखने को मिला था। ये जो आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल, ये नेक्स्ट पेजेस पे बहुत अच्छे से उनको समझा रखा है, वहां पर हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड पेज पर जो आर्टिकल है, दिल्ली के जो सीएम हैं वो आज वहाँ पर दिल्ली की स्कूल्स में देशभक्ति करिकुलम को लॉन्च करेंगे। आज यहाँ पर देखिए सरदार भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है और इसी को लेकर के उन्होंने डिसाइड किया है कि इस दिन को लेकर के जो बच्चे हैं उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। मतलब उनको एथिक्स सिखाए जाएंगे, उनके अंदर जो मूल्य है, उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा थ्रू करिकुलम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थर्ड पेज से है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने टूरिज्म ऐप को लॉन्च किया है। प्रॉब्लम क्या है, कोविड की वजह से, कोविड से पहले बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेनर्स जो भी हैं वो हमारे इंडिया में काफ़ी विजिट करते थे, लेकिन और उससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता था जो गवर्नमेंट है उनको। लेकिन कोविड की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो दोबारा से कोविड से जैसे जैसे निपट रहे हैं और सभी कंट्रीज़ अपने यहाँ पर हर चीज़ को ओपन कर रही हैं, उसको लेकर के हमें लगता है कि टूरिज्म को दोबारा से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर के दिल्ली सरकार ने एक टूरिज्म ऐप बनाया है और इस टूरिज्म ऐप के तहत उन्होंने बोला है देखो मेरी दिल्ली, इस ऐप का नाम है। और इसमें हर सेक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चे अपनी विजिट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, बड़े अपना विजिट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, कोई हर एरिया में, जैसे आप मोन्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, आप यहाँ पर करके शॉपिंग करना चाहते हैं उसको लेकर के, मतलब अलग अलग सेक्टर इसमें डिवाइड किए गए हैं इस ऐप के अकॉर्डिंग और हर एरिया को इसमें टारगेट किया गया है। टूरिज्म जो है वो रेवेन्यू जनरेट के लिए एक बेहतरीन सेक्टर है। ना सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि अदर जो स्टेट्स हैं उनको भी इसके ऊपर वर्क करना चाहिए ताकि टूरिज्म सेक्टर दोबारा से इंक्रीज हो और रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिल्ली जो हाई कोर्ट है उन्होंने दिल्ली सरकार को बोला है कि आपने एक टारगेट फिक्स किया था, आपने बोला था कोविड के दौरान जो अपना रेंट नहीं दे पा रहे हैं उनका रेंट सीएम जो है या फिर दिल्ली सरकार पे करेगी। तो ये जो टारगेट, ये जो प्रॉमिस आपने किया था रेंट प्रॉमिस, उसको अभी आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फोर्थ पेज से, इस आर्टिकल में मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है, यूनियन होम मिनिस्टर को डायरेक्शन दिया है कि हमारे इंडिया में कुछ इलीगल माइग्रेंट जो है काफ़ी लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में ही इलीगल माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में आ रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से हमारे इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं और हमारे इंडिया में वो इलीगल
कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिनमें उनका नाम सामने आ रहा है। तो इसको लेकर के यूनियन होम मिनिस्ट्री को वर्क करना चाहिए। इन सारे इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और फिर उनको, कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 ईयर से लगभग हमारे इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अचीव कर लिए हैं। तो कुछ एप्रोप्रिएट लॉज को फ्रेम करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से है। इस आर्टिकल में जो कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सबसे पहले इसका बेसिक हम देखेंगे और फिर इसको किस तरीके से दोबारा से रिनोवेट किया जा सकता है, रिवाइटलाइज किया जा सकता है ताकि इससे बेहतरीन रिजल्ट्स फार्मर्स को मिल सके। देखो, जब भी आप कोई स्कीम पढ़ते हो, बेसिक उसके नाम से उसके सोचने का आप ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी टर्म्स जो है, इस तरीके की पॉलिसीज, इस तरीके की स्कीम बहुत ज़्यादा आती रहती है। स्कीम को आप एक बार रिवाइज कीजिए। कुछ उसके कुछ तो देखो एकदम स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वो तो आपको क्लियर होने ही चाहिए, लेकिन जनरल अवेयरनेस कि कोई भी स्कीम आ रही है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मेंस आंसर राइटिंग में इस तरीके की जब आपकी स्किल डेवलप होगी ना, तो मेंस में क्या होता है कि जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब भी आप उसमें कुछ डाटा, कुछ पॉइंट्स आप अपने हिसाब से लिख पाओगे। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो आपको डेवलप करने की आवश्यकता है, नीड है। सबसे पहले हम कुसुम योजना की बात करते हैं। इस स्कीम के तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में सिर्फ ग्रेन प्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी जो स्किल्स है उसको डेवलप किया जाए, वो अन्नदाता से ऊर्जादाता बन जाए। मतलब ऐसे जगह, ऐसे एरिया जहाँ पर बंजर भूमि है, मतलब फर्टाइल लैंड नहीं है, उस लैंड के ऊपर क्या कर सकते हैं हम, बैरन लैंड पे सोलर प्लेट्स को डेवलप किया जाए। और सोलर प्लेट्स को जब डेवलप किया जाएगा तो उससे एनर्जी डेवलप होगी। जब एनर्जी डेवलप होगी तो जो फार्मर्स हैं वो इसका यूज़ करेंगे। जो भी उनके पंप्स हैं उनको आप सोलर पंप्स में ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प की करिए गवर्नमेंट। और जब उसका ट्रांसफ़र होगा तो एक तो एनर्जी सेव होगी, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इसमें एक्स्ट्रा ये भी था कि जो अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है तो उसको फार्मर्स बेच सकते हैं, मतलब अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर अब वर्क किया जाए तो ये पीएम कुसुम स्कीम जो है वो और बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकती है। जैसे कि सबसे पहले इसमें टारगेट डिसाइड किया गया था कि 2022 तक इसमें कुछ टारगेट डिसाइड किए गए थे। तो सबसे पहले जो इसकी लिमिट है उसको एक्सटेंड करना चाहिए। दूसरा, कोई भी स्कीम उसको लॉन्च किया जाता है तो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, तो वहीं पर तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। जैसे कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दिया जाता है, तो ग्रांट देने में जो फार्मर्स हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि 100 रुपीज़ मान लो खर्च हुए तो 30 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30 रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, 30 रुपीज़ जो है वो बैंक से लोन दिलवाया जाएगा और 10 रुपीज़ जो है वो फार्मर्स खुद खर्च करेंगे। तो बैंक से जो लोन मिलता है उसमें कुछ हर्डल्स आती हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए जहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपना ग्रांट देती हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र करना चाहिए, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म तक वेट ना करना पड़े और जो जिस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं कि देखो, जो फार्मर्स हैं वो प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर अपने आप से रिन्यूएबल एनर्जी का, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन करते हैं उसको सेल करते हैं नियरली जो डिस्कॉम होता है उसको। तो डिस्कॉम के बीच में और फार्मर्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कितना प्रोडक्शन हुआ यहाँ पर, लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कितना प्रोडक्शन हुआ और उस प्रोडक्शन को किस प्राइस के ऊपर जो डिस्कॉम है उसने खरीदा। तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसको लेकर के जो फार्मर्स हैं उनमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की स्कीम इन पॉइंट्स के लिए लॉन्च कर रही है। अगर ये पीएम कुसुम स्कीम जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है तो इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। पहला, इसमें क्या प्रॉफिट होगा, हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो डबल करने का हमने टारगेट ले रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, इसमें क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पहले हमने 175 गीगावाट का टारगेट लिया था, लेकिन अब 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम अचीव करेंगे। तो उस टारगेट को भी हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और इसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनकी जो वैल्यू है, जब आप देखो ग्रेन्स प्रोडक्शन में फार्मर्स को ये लगता था कि हम तो सिर्फ खेती में काम करते हैं, और जब एनर्जी प्रोडक्शन में उनका पार्टिसिपेशन आएगा तो उनको लगेगा कि हम हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
तो जो पीएम कुसुम स्कीम है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट हेल्प करे, जिससे जो फार्मर्स हैं उनमें जो एक अवेयरनेस है वो क्रिएट होगी और कंट्री के डेवलपमेंट में जो पार्टिसिपेशन है उसको लेकर के भी उनको लगेगा कि हाँ हम भी एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। ओके, तो इस तरीके की जो मिसाइल है वो टाइम टू टाइम होती रहती हैं, आपको इनका नाम ध्यान होना चाहिए कि इनकी रेंज क्या होती है, इसके अलावा ये कहाँ से कहाँ पर स्ट्राइक कर सकती हैं, ये सब कुछ आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, बहुत सारे रीजनल पार्टी जो है वो एक तरीके से कास्ट बेस्ड जो भी डाटा है उनको लाना चाहती है, वो चाहती है कास्ट बेस्ड सेंसस हो और इसके आधार पर कास्ट को लेकर के डाटा आए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 2011 में जो डाटा पब्लिश हुए थे सोशल इकोनॉमिक जो भी कास्ट सेंसस थे उसको लेकर के वो जो डाटा थे वो एरर के साथ में थे, लेकिन इसमें इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने यही तो बोला, सुप्रीम कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ये बोला कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के जो डाटा थे वो अनयूजेबल थे, उसका कोई यूज नहीं हो पाया। लेकिन 2016 में रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया था स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट को कि जो डाटा पब्लिश हुए हैं इनमें से 98.87% जो डाटा है वो ऑन इंडिविजुअल कास्ट एंड रिलीजन वाज एरर फ्री, मतलब वो जो डाटा है वो उनमें क्लेरिफिकेशन था, जो रियलिटी, हालांकि कुछ एरर्स, देखो ह्यूमन से कुछ जांच करवाई गई है तो उसके कुछ डाटा है उसमें कुछ ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, लेकिन कंप्लीटली ऐसे नहीं थे कि वो डाटा अनयूजेबल थे, उनका कहीं यूज ही नहीं किया जा सका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे जो पीएम हैं उन्होंने एक नया मिशन लॉन्च किया है, पीएम लॉन्चेज हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विल ब्रिंग रिवोल्यूशनरी चेंज इन हेल्थ फैसिलिटीज़। एक नया उन्होंने मतलब डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि हर इंडिविजुअल के लिए उनके जो भी अभी तक मेडिकल हिस्ट्री है उसको सबको दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा हर पर्सन को अपनी एक यूनिक आईडी दी जाएगी। इससे क्या होगा, सबसे पहले उन्होंने मेडिसिन में जो डिजिटल का पार्टिसिपेशन रहा और उससे क्या बेहतरीन रिजल्ट आए उसके बारे में उन्होंने बात की। देखो, कोविड का जब स्प्रेड होने लगा तो हमारे यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप बना। आरोग्य सेतु ऐप से क्या हुआ कि उस ऐप से कोविड के स्प्रेड को हमने रोका। उसके बाद में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो टेलीमेडिसिन के थ्रू ई संजीवनी ऐप है उसके तहत बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन हुआ। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने दूर बैठ करके भी अपने जो पेशेंट्स हैं उनको एक तरीके से सही सलाह दी। इसके बाद में कोविन ऐप बनाया गया जिसके तहत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सका। और अब इसी को ध्यान में रखते हुए सभी की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको लेकर के डाटा होने चाहिए। और डाटा होने से क्या होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी प्रिपेयरनेस उस अकॉर्डिंग हो पाएगी। जैसे कि कास्ट सेंसस के लिए यही तो मांग की जा रही है ना, कास्ट सेंसस जब होगी तो उससे कास्ट को लेकर के डाटा होंगे तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। इसी को लेकर के हेल्थ में किसको क्या डिजीज़ है, किस डिजीज़ की ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्रिवलेंस है, उन सबको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएगी। तो ये जो हेल्थ मॉडल नया तैयार किया जा रहा है वो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो मैक्सिको की विजिट पर गए हैं। और ये जो मैक्सिको है इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। सबसे पहले हमने आइसलैंड कंट्री के बारे में आज हमने डिस्कशन के स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो ये आइसलैंड कंट्री है, इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर एक ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के अंडर आता है और यहाँ पर मैक्सिको, यूएसए के साथ में मैक्सिको अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, ये मैक्सिको की लोकेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहे उसको माइनॉरिटी चलाए या फिर मेजॉरिटी चलाए, अगर उसको गवर्नमेंट अपनी एड दे रही है तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी एड देना बंद कर देती है तो ये कोई इंस्टीट्यूशन का राइट नहीं है कि गवर्नमेंट से एड लो, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस तरीके के आधार पर आप जुडिशरी में नहीं जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज से। फॉरेन पेज पर यहाँ पर देखिए, यूके का जो एक वारशिप है उसने ताइवान स्टेट को, ये ताइवान है और यहाँ पर ये पूरा मैप देखिए, चाइना, ये मेन लैंड चाइना और ये ताइवान कंट्री, यहाँ से एक यूके का वारशिप पास होता है। और अभी कुछ समय पहले साउथ चाइना सी में जो यूएस का वारशिप है उसको लेकर के भी चाइना ने क्लेम किया था कि हमारी जो बाउंड्री है, हमारी जो वाटर बाउंड्री है उसमें यूएस का जो
शिप है वो एंटर कर गया था। तो इसी को लेकर के अब यूके को लेकर के भी दोबारा से चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि इस तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ है, जो ग्लोबल लॉ है वोटर को लेकर के, उनको जिस तरीके से एनक्रोच किया जा रहा है, ये जो चीज़ें हैं वो आने वाले समय में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो वेस्ट एशिया को लेकर के है। यमन में जो मारिब एरिया है उसको लेकर के रेगुलर फाइट चल रही है, जिसमें 60 लोगों की डेथ हो गई है। एक तरफ से साउथ अरेबिया, ठीक है, साउथ अरेबिया, और दूसरी तरफ से ईरान को, ऐसा बोला जाता है कि ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है, जो हैती रिबेल्स है, इनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस एरिया को लेकर के। देखो 2001 में जब टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए यूएस निकला था ग्लोबल लेवल पर, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर जो 9/11 अटैक हुआ उसको हम ख़त्म करेंगे, और इसको लेकर के उन्होंने जहाँ पर ओरिजिन हो रहा है टेररिज्म का उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। उनको पाकिस्तान को तो उन्होंने सपोर्ट किया, बल्कि वेस्ट एशिया में ये माना जाता है कि वहाँ पर जो भी क्रूड ऑयल को लेकर के या फिर जो रिसोर्सेज को लेकर के जो टारगेट है उनको यूएस अचीव करना चाहता था। इसीलिए वेस्ट एशिया में उन्होंने काफ़ी कन्फ्लिक्ट करवाने की कोशिश की, कुछ एरिया में उन्होंने अपने अंडर करने की कोशिश की, और इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा वहाँ पर इंक्रीज होती गई। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।